हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री का सेशन चल रहे हैं और आज लेक्चर 5 है। तो आज थोड़ा डिटेल्ड में हो सकता है, लेक्चर हो सकता है 10-15 मिनट का हो जाए। तो आज बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु नदी की घाटी में एक सभ्यता पनपी थी, तो उसी के बारे में बात होगी। और आगे हो सकता है मैं IVC कहीं पे लिखा हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता पढ़ने को तो आप एक किताबें पढ़ सकते हैं इस पे, पर हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी नदी सभ्यता में कौन कौन सी लोकेशंस पे मिली हमें, किस टाइम पीरियड में थी, कहाँ पे मिली, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीव्स क्या क्या थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। अब जॉन मार्शल, आपको ये भी जानना है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टर्म किसने यूज़ किया पहली बार। तो जॉन मार्शल ये पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हिंदी में अगर बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का मतलब इस्तेमाल किया। वाक्यांश कहेंगे, शब्द नहीं है। द सिविलाइजेशन फ्लोरिश बिटवीन 2500 BC टू 1750 BC। मतलब ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। मतलब जैसे आज 2022 चल रहा है अभी, तो ये 2022 ज़ीरो जो सन था उससे भी 2500 साल पहले शुरू हुई थी और 1750 साल पहले ख़त्म हो गई थी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 750 साल ये सभ्यता, मतलब इसका समय काल माना जाता है ऐसा। अब इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ है, मतलब क्या लोकेशंस थी इसकी। ये अगर इसकी बात करें तो ये एक्सटेंड होती थी सुक्ता गंडोर यानी बलूचिस्तान में एक जगह है, वहाँ से लेके आलमगीरपुर, ये वेस्ट में आलमगीरपुर मतलब यूपी वेस्ट में पाया जाता है, और मंडू से लेकर डाइमाबाद महाराष्ट्र, मतलब चारों दिशाओं की बात हो गई, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये लोकेशंस के बीच में ये पनपी थी। अब इसके जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो आपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तो सुना ही होगा। मतलब मोहनजोदाड़ो पे तो फिल्म भी आपने देख ली होगी, ऋतिक रोशन की आई थी। हालांकि उसका इससे कुछ खास कनेक्शन नहीं है इतिहास, अगर आप सोचोगे कि उसे देख के आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा तो ऐसा नहीं है। तो हड़प्पा, अब यहाँ पे जो भी शहर है ना, जिस सभ्यता में जो भी शहरों का नाम आया है, ये किस नदी के किनारे बसे थे, उनका क्या इंपॉर्टेंस है आर्कियोलॉजिकल, वो सब भी आपको समझना है। क्योंकि जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहीं वहीं हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे ऐसी सभ्यता थी। तो जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में है जो अब रावी नदी के तट पे था, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, ये इंडस वैली के तट पे ही था। मतलब इंडस नदी यानी सिंधु नदी। लोथल गुजरात में है, ये भोगावा नदी के किनारे पे था। चान्होदारो ये भी पाकिस्तान में है, ये भी इंडस के किनारे था। धौलावीरा का नाम भी आपने सुना होगा क्योंकि गुजरात में है यानी इंडिया में है। कालीबंगन ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और बानावली ये हरियाणा में है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से शहर थे। अब यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, तो यहाँ पे मतलब हड़प्पा में जैसे कि 6 अन्नगार पाए गए, ग्रेनरीज जिन्हें कहा जाता है। माँ देवी का एक फिगर पाया गया। मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नगार पाया गया, विशाल स्नानागार पाया गया, पाशुपति महादेव का चित्र पाया गया। मतलब चित्र, ऐसा फोटो नहीं मिली थी वहाँ पे, चित्रकारी कहीं पे मिली। और लोथल में पोर्ट सिटी मिली, डबल ब्यूरियल मिला, मतलब 7-7 लोगों को दफनाया जा रहा था वहाँ पे। और टेराकोटा हॉर्स फिगरिन, मतलब टेराकोटा की मूर्तियाँ यहाँ मिलना शुरू हुई। अब चान्होदारो में क्या था कि ये सिटीडेल के विदाउट एक सिटी थी। धोलावीरा का इम्पोर्टेंस था कि ये शहर 3 भागों में डिवाइडेड था। और कालीबंगन में हमें जोते हुए खेत मिले थे। अदर लोकेशंस कौन कौन सी हैं, मतलब ये तो जो हमने बताई ये इंपॉर्टेंट बहुत लोकेशन है, बड़ी बड़ी लोकेशन थी। अब इसके अलावा भी लोकेशंस हैं जैसे कि रोपड़ है, मिताठाल है, भागताव ताव है, रंगपुर है, सुक्तागंदोर है जो कि पाकिस्तान में ही है, सुकातोदा है, कोट दीजी है। तो मतलब नाम हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, तो आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मैं इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं काफ़ी वर्ड्स के मीनिंग भी ना बता पाऊँ। अब टाउन प्लानिंग क्या थी यहाँ पे, मतलब शहर कैसे बनाए गए, मतलब क्या उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि टाउन प्लानिंग होनी ज़रूरी है अगर शहर को अच्छे से मैनेज करना है वहाँ के काम को। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड सिस्टम था, मतलब चेस बोर्ड टाइप का। यहाँ पे चौकोर घर हुआ करते थे और यहाँ पे बाथरूम भी हुआ करते थे।
और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई मिली हैं। मतलब आज के लिए तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर घर में होता है, पर उस समय पे ये बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि उस समय शायद ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो। हम तभी तो इसे सभ्यता कह रहे हैं कि पुराने समय में ऐसे लोग भी थे जो इतने डेवलप्ड थे, ये सब चीज़ें भी बनाते थे। वहाँ पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब इतना भी उनको पता था कि ईंटें बना के वो पकाते थे, फिर उसका इस्तेमाल करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब जल निकासी के लिए, नाली के लिए उन्होंने सीवर लाइन मतलब बना रखी थी, और वो भी अंडरग्राउंड थी। फोर्टिफाइड था, मतलब चारों तरफ से हम किले की तरह बन रखा था। दुर्ग जिसे कहते हैं, मतलब कोई भी शहर होता था, चारों बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। अब वहाँ पे कुछ हस्तशिल्प भी था, पॉटरी हाथ से जो बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स थी। काफ़ी अच्छी अच्छी पेड़ों के डिज़ाइन, सर्कल के डिज़ाइन थे। रेडवेयर पॉटरी थी, जिन्हें ब्लैक डिज़ाइन से किया गया था पेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स भी हमें मिली हैं, यानी मुहरें। अब जैसे कि आज के समय में तो सिग्नेचर हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, उस समय से मोहरें चला करती थी। किसी ने मोहर लगा दी अपनी, तो वहाँ पे सील होती थी। किसी भी व्यापार के लिए, कोई समझौते के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। मुद्रा जिसे कहते हैं, राज मुद्रा, आपने सुना होगा, पुरानी फिल्मों में होती थी राजाओं के पास, तो वो चीज़। भैंस, बुल, टाइगर, इन सब के मतलब चित्रकारी इनकी उकेरी गई थी उन्हीं सील पे। निशान ले लेते हैं ना कि भाई शेर मेरा निशान है, तो ऐसे कुछ लोगों ने ले लिया होगा। स्टैचू ऑफ आईवीसी, आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे हमें ब्रॉन्ज के स्टैचू मिले हैं। ब्रॉन्ज यानी कांसा, एक नेकेड वुमेन के और एक बियर्डेड मैन का भी। टेराकोटा, मतलब टेराकोटा की मूर्तियाँ हमें आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिली। अब टेराकोटा क्या है, तो ये जो मिट्टी होती है उसको पका देते हैं, तो उसे टेराकोटा कहते हैं। मतलब एक तरह से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फायर बेक्ड अर्थन क्ले, मतलब धरती की मिट्टी को पका के आग में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। एक तरह से जो मिट्टी के बर्तन आप देखते हो बाजार में लाल लाल पकी हुई मिट्टी से होते हैं, तो वो टेराकोटा ही है। अब ये टेराकोटा की जो चीज़ें बन रही थी, इसको खिलौनों में भी इस्तेमाल किया जाता था, और मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा भी की जाती थी, आज भी की जा रही हैं। तो कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं पाई गई हड़प्पा में कि वहाँ पे मतलब ऐसी कोई ख़ास टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली। टेक्नोलॉजी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी कलाकारी वहाँ पे नहीं हुई थी। अब यहाँ पे खेती बाड़ी का क्या था, मतलब हिंडन, कॉटन, ये सब मेजर ट्रेड गुड थे। और ये लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी थी। मतलब रुई अगर कहीं मिली हमें, पुराने सभ्यता के समय की बात करें, तो यहाँ पे हमें मिली थी। वहाँ पे चावल की भी हस्क मिले हैं हमें, यानी वहाँ पे चावल भी होता होगा। और सबसे ज़्यादा गेहूँ और बाजरे की खेती होती थी। आजकल भी नॉर्थ इंडिया में गेहूँ बाजरे की खेती बहुत मुख्य तौर पे होती है। गेहूँ ठंड के समय में और बाजरा गर्मी के समय में। वहाँ पर लकड़ी के हलों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, या फिर शायद हो रहा था पहले से भी, हमें नहीं पता, क्योंकि पहले की चीज़ें हमें नहीं पता हैं। हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे वहाँ पे लकड़ी के हल यूज़ हो रहे थे। हाँ, लेकिन उन्हें लोहे के हलों के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मतलब आपने देखा होगा बचपन में, या फिर आज भी गाँव में कहीं कहीं हल होते हैं लकड़ी के, बट उनमें आगे लोहे का हल लगा होता है, तो ज़मीन आसानी से जुता जाती है। सिर्फ लकड़ी का रहेगा तो दिक्कत होती है उसमें। अब एक चीज़ और थी, ये पहली ऐसी सभ्यता हमें मिली जहाँ पे जानवरों को पालतू बनाया जा रहा था। जैसे कि बैल, भैंस, शीप, गोट यानी बकरी, भेड़, यहाँ तक कि सूअरों का भी पालतू की मतलब उन्हें रखा गया था। और लोग उनका फ़ायदा लेते थे, जो भी मतलब दूध मिल जाता था, काम में सहायता मिल जाती थी, मीट, मांस, ये सब भी। और गधे और ऊँट का भी इस्तेमाल होता था ताकि बोझा ढोया जा सके, क्योंकि गधे और ऊँट काफ़ी अच्छे ऐसे जानवर माने जाते हैं जो बोझा ढोने में बहुत काम आते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा। घोड़ा जो है वो सवारी के काम में आ जाता है। घोड़े से भी वाला, हालांकि आजकल एक्का तांगा बहुत कम अब तो हो गया, पर फिर भी चीज़ें हैं। हाँ, और वहाँ के लोगों को हाथी और गेंडे के बारे में भी पता था। अब घोड़े के कुछ रिमेन्स, मतलब उनके अवशेष पाए गए हैं, जैसे सुरकोताडा में, और मोहनजोदाड़ो में भी वहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं, एविडेंस, कि वहाँ पे भी घोड़े हुए थे। और लोथल में भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पे घोड़ा बहुत सेंट्रलाइज्ड नहीं था, कि घोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं था इस सभ्यता में।
मतलब घोड़े थे पर कोई ख़ास उनका यूज़ ऐसा नहीं हो रहा था, शायद लोग घुड़सवारी उतना नहीं कर रहे थे, बस एक जानवर की तरह। उसके अवशेष हमें मिले हैं कि उस समय पे वो घोड़े भी वहाँ पे थे। अब टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स की बात की जाए, हस्तशिल्प के बारे में, तो ब्रॉन्ज के टूल्स वाइडली यूज़ हो रहे थे, यानी कांसे के। कॉपर और टिन को मिलाओ तो ब्रॉन्ज बनता है। स्टोन इम्प्लीमेंट्स वर स्टिल इन वो, मतलब जो मैंने बताया ना कि हल लकड़ी का ही यूज हो रहा था, लोहे के इम्प्लीमेंट्स ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। कुल्हाड़ी है तो लकड़ी में लोहा लग गया, कुल्हाड़ी बन गई, तो आयरन इम्प्लीमेंट उसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे स्टोन इम्प्लीमेंट ही चल रहे थे, मतलब पत्थर के ही औजार चल रहे थे एक तरह से। पॉटर्स व्हील, यानी जो चाक जिसे बोलते हैं, कुम्हार। अब कुम्हार अगर आपको नहीं पता तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक गोला गोला होता है एक चीज़ जिसे चाक बोलते हैं, उस पर मिट्टी रखते हैं, उसको अच्छे बहुत तेज़ से घुमाते हैं, फिर उसको मनचाहा आकार दे देते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे थी, चाक का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा था। ब्रॉन्ज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बोट मेकिंग, ब्रिक लेइंग, ये सब बहुत कॉमन वहाँ पे लोग, जैसे रोजगार रोजगार आजकल लोग बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे रोजगार की यही चीज़ें थी कि कांसाब के औजार बनाने वाले लोग थे, गोल्ड स्मिथ थे यानी एक तरह से सुनार थे, बोट मेकिंग नाव बनाने वाले थे, ब्रिक लेइंग क्योंकि पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था तो वहाँ पे ईंट बनाने वाले भी होंगे। तो ये सब कॉमन रोजगार थे वहाँ के। अब वहाँ पे ट्रेड क्या था, व्यापार का क्या वो था, तो आइए इसकी बात करते हैं। अब जैसे हमें अन्नगार के प्रेजेंस मिली है कि यहाँ पे अन्नगार थे, यानी अन्नों को, अन्न जो भी हुआ करता था उगाते थे वो लोग, उसको एकत्रित करके भी रखते थे। आजकल जैसे कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रख लेते हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, उस समय पे शायद अन्नगार ही हुआ करते थे। उनको वेट करना आता था, मेज़र करना आता था, और जैसे मैंने बताया सील यानी मुहर थी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती थी, यानी व्यापार एक तरह से शायद वहाँ चलता था, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब ही यही है, क्योंकि घर में तो कोई मुहर का यूज करके नहीं देगा ना सामान अपने भाई को या अपने पापा को। तो ये चीज़ें थी, किसी और से व्यापार करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम आपने सुना ही होगा क्या होता है। बार्टर सिस्टम यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, पर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे 1 किलो सोने के बदले में 1 किलो चांदी नहीं चलेगी, पर वहाँ पे ऐसा होता था कि जैसे 1 किलो भी नहीं होता था, जैसे अब किसी ने बकरी दे दी, 10 किलो चावल ले लिया, कुछ फिक्स नहीं था, इंसान अपने समझौते पे चलता था। तो बार्टर सिस्टम था ऐसे बस, और काफ़ी मतलब ज़्यादा चलता था, यही चलता ही था। लोथल और सुतका गेंदोर जो सिटी थी, ये पोर्ट सिटी थी, यानी ये तट पे थी, तो यहाँ से नाव वगैरह से भी कुछ व्यापार हुआ करता था। अब ट्रेड डेस्टिनेशन क्या थे, मतलब व्यापार का वो केंद्र कहाँ था। जैसे यहाँ से तो चलो सामान जा रहा था, जा कहाँ रहा था, तो अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया में चाइना वगैरह, तो इन सब जगह पे सामान जाता था, आता था, तो ये सब केंद्र थे व्यापार करने के। और हाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता से इनका कुछ संबंध हो सकता है, ऐसा भी देखा जाता है, इनका संबंध वहाँ से भी था। मेसोपोटामिया की सभ्यता पे भी बात करेंगे, छोटा सी कभी लेंगे लेक्चर उस पर। अब वेट्स एंड मेजर्स की बात करी मैंने, मतलब नाप तोल भी करते थे वो लोग, तो स्टैंडर्ड वेट और मेजर थे उनके पास, उन्होंने बना रखे थे, और जो भी व्यापार करना हो या फिर कॉमर्स के लिए वो उसको इस्तेमाल भी करते थे। और हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे हमने किलोग्राम हज़ार के गुणे में बनता है, तो वहाँ पे जो वेट थे वो 16 के मल्टीपल में होते थे। और आज भी आप देख सकते हो खेत वेत में ना, 16 बिस्सा मिलाकर 1 बीघा होता है, कहीं कहीं 20 बिस्सा मिला के होता है, पर कहीं कहीं 16 होता है। तो लॉजिक यही है, 16 वाला सिस्टम अभी भी चला आ रहा है, शायद इसी सभ्यता से आ रहा है। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सब बात कर ली, रोजगार क्या था, व्यापार होता था कि नहीं, क्या क्या उनके आर्किटेक्चर थे। तो वहाँ की राजनीति क्या थी, क्योंकि लोग हैं तो राजनीति तो होगी ही। कल्चरल होमोजेनिटी अचीव थ्रू ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक केंद्र कोई अथॉरिटी हुआ करती थी जो लोगों को बांध के रखती थी। जैसे कि पुजारी उजारी हो गए, कोई कोई बड़ा नेता हो गया, तो वो सबको अपने लीडरशिप में रखता था। पर हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला है, तो कोई और किसी धार्मिक स्ट्रक्चर भी नहीं मिला है, मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं मिला है, तो मतलब ये चीज़ें नहीं मिली हैं, तो कैसे होता होगा। अब हड़प्पा में ये अंदाज़ा फिर लगाया जाता है, क्योंकि हमें चीज़ें जो मिली है उसी पे अंदाजे पे ये इतिहास लिखा गया है। हड़प्पा शायद मानते हैं लोग कि मर्चेंट क्लास वहाँ सिर्फ रहती थी, व्यापारी लोग ही रहते थे, तो व्यापार में व्यस्त रहते थे, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते रहे होंगे। और हथियार भी नहीं मिले हैं, तो यानी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह भी नहीं हुआ करती होंगी, क्योंकि हथियार आदमी तभी बनाता है जब किसी चीज़ से परेशान होता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, तो टेराकोटा के फिगर मिला है माँ का, तो
माँ देवी, देवी माँ का एक तरह से, तो उनकी टेराकोटा की मूर्ति मिली है। यहाँ पर फल्लू और योनि वर्शिप होती थी। फल्लू यानी लिंग और योनि की वर्ष पूजा होती थी, जैसे शिवलिंग हो गया लिंग, और योनि की पूजा भी होती है कामाख्या देवी में, जैसे एक मंदिर है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही थी। पशुपति महादेव की मुहर पाई गई है। हाथी, बाघ, गेंडा और एक बैल, और ये इन चीज़ों ने सराउंड कर रखा है, और 2 हिरन भी हैं उनके चरण के पास। तो ये एक मुहर पाई गई, तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें पता था कि पशुपति महादेव के बारे में, या फिर पूजा करते होंगे, जानते तो थे बिल्कुल। और पेड़ और जानवरों की पूजा भी होती थी। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, और हम लोग भी आज भी पेड़ों की पूजा और जानवरों की पूजा करते ही हैं। गाय, पीपल, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं भारत देश में। तो पीपल के पेड़ की पूजा उस समय भी होती थी। एक सींग वाला यूनिकॉर्न, मतलब क्या कहते हैं, अश्वैश्रवा, जो इंद्र के पास एक घोड़ा था, यूनिकॉर्न यहाँ पे जानते थे लोग कि ऐसा है। था या नहीं ये नहीं पता, पर हुआ करता था ऐसा उन्हें पता है। राइनो के बारे में पता था। हम्प्ड बुल यानी सांड जिनके बहुत हम्प निकला होता है गर्दन के पास, वो भी, उनकी भी पूजा होती थी। और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये लोग एमुलेट का यूज़ करते थे। लोगों को शेर के बारे में शायद यहाँ नहीं पता था, शायद क्या नहीं ही पता था, क्योंकि मिला भी नहीं है उन्हें, उन्होंने कहीं इसका जिक्र भी नहीं किया है। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ बात हो गई। वो लोग लिखते क्या थे, पढ़ते कुछ होगा ना, मुहर ही से लगा के काम थोड़ी होता था। तो हड़प्पन लिपि जो है वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब चित्रकारी की तरह है। अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं लोग। ये सिर्फ मोहरों पे रिकॉर्ड होती थी, और बहुत कम शब्द हुआ करते थे। और ये हड़प्पन लिपि जो है भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। अब बात करते हैं शुरू कब हुई, मैच्योर कब हुई, और एंड कब हुआ। तो लेक्चर बड़ा हो रहा है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। नहीं अच्छा लग रहा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर देना वीडियो को। आपका एक तरह से ये रिवाइज हो जाएगा। आप लगा लो ईयरफोन कान में और सुनते रहो लेक्चर। मेरा तो यही है कि अगर जब भी प्रिपरेशन करता हूँ और कोई ऐसा लेक्चर है कहानी टाइप का, जैसे हिस्ट्री स्पेसिफिकली, इसको तो बस सुनना ही होता है। तो कान में ईयरफोन लगाओ, ऑन करो लेक्चर, और सुनते रहो, अपना दूसरा काम भी करते रहो। तो प्री हड़प्पन सेटलमेंट था लोअर सिंध में, बलूचिस्तान में और कालीबंगन में, यानी हड़प्पा के पहले की जो सेटलमेंट हुआ करती थी। अब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। मेच्योर हड़प्पा कब हुआ? 1900 बीसी से लेकर 2550 बीसी के बीच में। मतलब वहाँ सभ्यता एकदम प्रगति पे थी, चरम पे थी अपने। अब माना जाता है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। हो सकता है डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द नियर बाई डिजर्ट। मतलब ऐसा माना जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जो रेगिस्तान था आसपास का, उसके बढ़ने की वजह से वहाँ पे नमक बढ़ गया पानी में, और या फिर उनकी फर्टिलिटी, मतलब बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे ज़्यादा, तो इस वजह से डिक्लाइन होता गया। लोग बूढ़े होते गए, मरते गए, ख़त्म हो गए लोग, वंश ही ख़त्म हो गया। या फिर हो सकता है सडन सब्सिडेंस ऑफ अपलिफ्ट ऑफ लैंड कॉजिंग फ्लड्स, क्योंकि ये चीज़ें ज़मीन में दबी मिली हैं हमें, तो क्या हो पता ज़मीन ऊपर नीचे हुई हो, भूकंप आया हो और बाढ़ आ गई हो, सब मर गए हों। अर्थक्वेक कॉजेज चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इंडस, और हमें पता भी है कि वहाँ सिंधु नदी के आसपास भूकंप आए हों, इस वजह से सब कुछ बदल गया वहाँ पे। हड़प्पन कल्चर डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडिंग आर्यंस, ये भी माना जाता है कि जो आर्यों ने आक्रमण किया भारत पे, जो कि एक डिस्कशन का पॉइंट है यार, कुछ कहते हैं यहीं थे, कुछ कहते हैं बाहर से आए थे। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आर्यंस जो उन्होंने इन्वाइट किया, उसकी वजह से हड़प्पन कल्चर ख़त्म हो गई। अब पोस्ट अर्बन फेज, उसके बाद क्या हुआ फिर? सब इंडस कल्चर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रेरित एक तरह से दूसरी सभ्यता का विकास हुआ। प्राइमरी चैल्कोलिथिक, जैसा मैंने पहले के एक दो लेक्चर में बताया था कि नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ये सब चीज़ें एक फेज़ थी। तो चैल्कोलिथिक सभ्यता एक तरह से हुई। डेवलपमेंट ऑफ आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जॉर्वी कल्चर एट वेरियस फेजेस इन पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद इन सब चीज़ों का विकास हुआ, जैसे आहार कल्चर का, मालवा कल्चर का, जॉर्वे कल्चर का, बहुत से फेज़ में इसका विकास हुआ। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोशिश और करेंगे और इम्प्रूव करेंगे कंटेंट को। ये
पीपीटी बनाई है जल्दीबाजी में, जितना भी कंटेंट मैंने इकट्ठा कर सकता था सभ्यता के बारे में वो मैंने इकट्ठा कर दिया। हाँ, मैंने चित्र नहीं इंक्लूड किए हैं, तो आई विल ट्राई कि आगे के लेक्चर्स में मैं चित्रों को भी इंक्लूड करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। देखते रहिए। जय हिंद।